नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र इस चैनल पर है। आज हम चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 में जो आया। अब देखिए, रेगुलेटरी एक्ट की हम चर्चा कर चुके हैं कि उसमें क्या क्या हुआ, आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में को ही वैधानिक दस्तावेज माना जाता है, जिससे ब्रिटिश संसद का भारत पर या ईस्ट इंडिया कंपनी पर उनका दबाव या उनका नियंत्रण और सशक्त हुआ। ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे एक निर्देश दिए जाए कि यहाँ गुटखा खाना प्रतिबंधित है, यहाँ मोबाइल फ़ोन ले जाना प्रतिबंधित है, और ले जाने पर जो है 500 रुपये जुर्माना, 1000 रुपये जुर्माना से वहाँ लिख गया। लेकिन यदि आप वहाँ गुटखा खा के चले गए, थूक दिया, या मोबाइल लेके चले गए, या वहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं बनी, सिर्फ निर्देश दे दिए गए कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है, और उसका उतना स्ट्रिक्टली पालन नहीं हो पा रहा है। अब मान लीजिए उस पर एक नियंत्रण बोर्ड बैठा दिया जाए, CCTV कैमरे लगा दिए जाएँ और उसका सर्विलेंस हो। एक मॉनिटरिंग रूम में बंदा बैठे कि कौन बंदे ने यहाँ गुटखा खा के थूका है, या कौन बंदा यहाँ मोबाइल लेके गया है। जैसे ही वो आए, जैसे ही वो कुछ करे, उसको तत्कालीन सिक्योरिटी गार्ड्स हो पकड़ के उससे जो भी वहाँ जुर्माना लिया जाए। तो पिट्स इंडिया एक्ट में यही हुआ। चूँकि उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन में विलियम पिट थे, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया है। रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे, ठीक है। तो अब विलियम पिट्स ने कंट्रोलिंग करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट बनाया। और इस एक्ट में क्या हुआ, इस एक्ट में सबसे बड़ी चीज़ हुई वो हुआ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना, और ये 6 सदस्यीय था। एक अध्यक्ष था जो ब्रिटिश केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक सदस्य हुआ करता था, एक राज्य सचिव था, और 4 जो हैं प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। टोटल होगा 6। और इस नियंत्रण बोर्ड का ये काम था कि जो गवर्नर जनरल की काउंसलिंग बनी थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, जो हमने बताई थी कि गवर्नर काउंसलिंग में 4 सदस्य होते थे और एक स्वयं गवर्नर जनरल था। चूँकि बंगाल के गवर्नर को ही गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, रेगुलेटिंग एक्ट में हम बता चुके हैं पहले वीडियो में। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे। तो सबसे पहले तो गवर्नर जनरल की परिषद में से एक सदस्य कम कर दिया गया, सदस्य कर दिए 3, और गवर्नर जनरल तो रहा। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नर जनरल कह रहा था कि 4 लोग हैं, इसमें से 3 को अपनी तरफ करने में समस्या आती है, या 2 को अपनी तरफ करने में समस्या आती है कुछ मुद्दों पर, जिसमें गवर्नर चाहता था कि मेरे हिसाब से फैसला हो, बट बहुमत उस तरफ हो जाता था तो डिसीजन नहीं ले पाता था। मतलब गवर्नर जनरल अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहा था, इसलिए उसमें से एक सदस्य कम कर दिया गया। अब 3 सदस्य हो गए। तो 3 सदस्य होने से क्या हुआ कि यदि एक सदस्य भी गवर्नर जनरल की तरफ है तो 2-2 हो गए, तो एक भी उसके साइड आ गया तो टाई हो जाएगा मैच। और टाई की स्थिति में गवर्नर जनरल जिस तरफ होगा उस पक्ष को या उस फैसले को मान्यता मिलेगी। तो ये गवर्नर जनरल के हित में किया गया, चूँकि उसने ऑब्जेक्शन लिया तो 4 सदस्य से 3 सदस्य कर दिए गए। दूसरी चीज़ इसमें सबसे बड़ी हुई वो हुई कि व्यापारिक मामले और प्रशासनिक मामले का बंटवारा कर दिया गया। व्यापारिक मामले में अभी भी जो है डिसीजन आपका कौन ले रहा है? जो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान आपका बना था निदेशक मंडल, और गवर्नर जनरल तो है ही, ठीक है, वो तो तीनों प्रेसिडेंसी के ऊपर बन गया था। इसके अलावा जो नियंत्रण बोर्ड स्थापित हुआ उसको प्रशासनिक कार्य मिल गए। प्रशासनिक कार्य में क्या था? सैनिक, असैनिक, राजस्व, युद्ध संबंधी फैसले लेने का जो अधिकार है वो नियंत्रण बोर्ड के हाथ में आ गया। गवर्नर जनरल डायरेक्ट नहीं ले सकता है, किसी भी राजा के साथ कोई सहायता संधि नहीं कर सकता है, किसी नरेश साथ युद्ध नहीं कर सकता राजा के साथ, उसको सबसे पहले नियंत्रण बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। नियंत्रण बोर्ड यदि कहेगा तो ही होगा। और नियंत्रण बोर्ड के जो 6 सदस्य थे उनकी नियुक्ति भी ब्रिटेन का सम्राट करता था, और उनको निकालने की शक्ति भी ब्रिटेन के सम्राट के पास थी। ब्रिटेन के सम्राट का कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिश संसद के पास थी, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट लोकतंत्र आ चुका था। तो उसकी वही स्थिति है जैसे भारत में आज राष्ट्रपति की है, कि आपको मंत्रिमंडल की बात माननी पड़ेगी।
ठीक है। तो सम्राट ही नियुक्त करता था, सम्राट ही निकालता था, जिसमें से एक केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री होता था, अध्यक्ष, एक राज सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होते थे। और जो निदेशक मंडल था और जो गवर्नर काउंसिल थे, उसके अधीन आपका अभी भी व्यापारिक गतिविधियां बनी रही। तो पहली चीज़ तो 2 चीज़ पृथक हो गई। तीसरी चीज़ इसमें ये हुई कि जैसे रेगुलेटिंग एक्ट में एक गवर्नर काउंसिल बनाई थी बंगाल के लिए, इसी प्रकार से अब मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए भी एक गवर्नर काउंसिल बना दी गई। बम्बई, जिसको मुंबई कहते हैं, पहले बम्बई कहलाता था, बम्बई प्रेसिडेंसी में भी गवर्नर काउंसिल बना दी। और उन दोनों की गवर्नर काउंसिलिंग का अधीक्षण या नियंत्रण किसको मिल गया? बंगाल की गवर्नर काउंसिलिंग को मिल गया। जैसे कि हमने रेगुलेटिंग बताया था कि बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल हो गया है और इन तीनों के ऊपर हो गया। तो मद्रास और बम्बई में गवर्नर काउंसिलिंग नहीं बनी थी, तो इस एक्ट में उन दोनों जगह की गवर्नर काउंसिलिंग बनाई गई और उन गवर्नर काउंसिलिंग का अधीक्षण कौन कर रहा है? बंगाल की गवर्नर काउंसिलिंग कर रही है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई इसमें। अब आप देखें कि युद्ध, सेना, असेना, सहायक संधि, युद्ध, ये सब फैसले नियंत्रण बोर्ड लेगा। गवर्नर जनरल डायरेक्ट फैसले नहीं ले सकता है इसमें। ये पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता थी, उसने नियंत्रण किया है जनरल गवर्नर की शक्तियों को। अब आप देखें कि इसमें मेन क्या हुआ है। पहली चीज़ तो ये हुई कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में गवर्नर काउंसिलिंग बनाएगी, उसका अधीक्षण का अधिकार बंगाल की गवर्नर काउंसिलिंग को मिल गया। गवर्नर काउंसिलिंग जो थी बंगाल की जनरल गवर्नर, 4 सदस्य में से 3 कर दिए गए, लेकिन फैसला अभी भी बहुमत के आधार पर ही होना है। गवर्नर जनरल डायरेक्ट नहीं ले सकता, अभी भी फैसला बहुमत के आधार पर ही होगा। इसके अलावा नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया। 6 सदस्य थे, एक अध्यक्ष जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होगा, एक राज सचिव और 4 प्रिवी काउंसिल के सदस्य होंगे, जिसको सम्राट नियुक्त करेगा और सम्राट ही उसको निकाल सकता है। व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियां अलग की गई। प्रशासनिक गतिविधियों को कंट्रोल करेगा नियंत्रण बोर्ड और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रण करेगा वही आपका गवर्नर काउंसिलिंग और आपका निदेशक मंडल, जिसको आप बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये मुख्य चीज़ें पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई और इससे आप देखेंगे एक लीगल दस्तावेज लगता है जिसके तहत चीज़ें बनाई गई कि किसको क्या करना है। आप देख सकते हैं इसमें पृथक्करण हुआ है, इसमें चीज़ों को डिवाइड किया गया है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से पावर छीने गए, लेकिन अभी भी गवर्नर जनरल बनाने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। हालांकि नियुक्त उसको सम्राट ही करता था, लेकिन वो अपने में से चुन के दिया करते थे। हल्का सा पावर आप देखेंगे ब्रिटिश संसद अपने पास धीरे धीरे लेती जा रही है और आगे कर के पूरा पावर आप देखेंगे 1858 तक ले लेगी। अपन उसकी चर्चा एक एक एक्ट पढ़ेंगे तो करेंगे। ये पिट्स इंडिया एक्ट की मुख्य बातें थी। अगली वीडियो में अगले एक्ट के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।